ध्यान दीजिए, यानी कि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर पढ़ना होता है। इनके इसका एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सॉल्यूशन का, कंपैरिजन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं या तीन सॉल्यूशन हैं, चार सॉल्यूशन हैं। अगर हम उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम पूछी जाती है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इस टाइप की कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना होता है। और इनका कंपैरिजन का क्या कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हम बात करें कि इस साल को अगर छोड़ दें, क्योंकि इस साल डिलीट हो गया सिलेबस, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है थियोरटिकल, इस पॉइंट को ही पूछा जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। और ये ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी तो वहां आपको इसे कंपेयर करना पड़ सकता है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा फिर भी हम इसे पढ़ लें। हैं क्या, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये कंडीशन, कंपैरिजन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होता क्या है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक तो है एलिवेशन, ध्यान देना भाई जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी। दूसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और थर्ड कंडीशन होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरी कंडीशन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट कंडीशन आती है फोर्थ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कोई सा भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो, आपने देखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल टीबी पढ़ते हो के बी इंटू एम। मैंने आपको बताया था अगर वहां वन टॉप फैक्टर आ जाए तो वन टॉप फैक्टर कहाँ आएगा, इसके राइट साइड में आएगा आई। तो डेल टीबी किसके इक्वल है, आई इंटू एम, इन दोनों के प्रोडक्ट आई के बी इंटू एम। डेल टी एफ हमने पढ़ा आई के एफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा आई सी आर टी। और रिलेटिव लोअरिंग पढ़ी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इजिकल टू आई एक्स टू। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, देखो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएंगी तो वहां एक तो ये भूल जाइए उन्होंने मोलालिटी यूज होती है, मोलारिटी यूज होती है या मोल फ्रैक्शन, तीनों का मीनिंग एक ही है। तीनों में मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं या मोल्स पर यूनिट मास होते हैं या मोल्स विद रेस्पेक्ट टोटल मोल्स होते हैं। तो यानी कि तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे कोई सी भी फॉर्म वो हमें दे। ऐसे केस में आपको याद रखना है कि आप यहाँ इनको एम एम या सी या x2 से कंपेयर नहीं करते बल्कि मोलारिटी मान लेते हैं, सारों को सेम मान लेते हैं। और ऐसे केस में आपको याद रखना है जब भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई और एम के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती हैं। ये आपको याद रखना, जितनी भी कोलिगेटिव है। यानी कि अगर कोई हमसे कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा, जिसका आई और एम का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका आई और एम का प्रोडक्ट। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि जी यहाँ तो मोलालिटी है, यहाँ मोलारिटी है और यहाँ मोल फ्रैक्शन, इसको छोड़िए, वो हमेशा सारों की मोलारिटी देगा आपको। तो मोलारिटी को कंपेयर करना है और साथ में वन टॉप फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा आएगा उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आई इंटू एम के प्रोपोर्शनल होती हैं, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि जिसका आई और एम ज्यादा होगा वो उसके लिए ये मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। अब सेकंड कंडीशन,
तो ये तो थी कुछ कंडीशन। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 3 स्टेज की हम बात करें, दोबारा से सुन लीजिए भाई। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आई एम के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये भी ये आई और एम के इनवर्सली है, ये इनवर्सली है। इसके बाद ई के बाद एफ हो गया जी। एक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये भी आई और एम के इनवर्सली है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन तो प्रोपोर्शनल है। डिप्रेशन का मतलब है डेल टी एफ और इसका मतलब है टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आई एम ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, ये आपको। तो ये 2 कैरेक्टर इनवर्स है और बाकी 5 कैरेक्टर प्रोपोर्शनल है। आपको कैसे आएंगे तो इन्हें नोट कर लेना, ये हमें पता है। आई और एम के बेस पे कंपेयर करेंगे कि क्या कंडीशन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर हम वन टॉप फैक्टर की बात करते हैं तो क्या ध्यान दीजिए, हमेशा यूज कंप्लीटली एसोसिएशन और कंप्लीटली डिसोसिएशन, ऑलवेज यूज्ड completely dissociation और completely association। हाँ भाई, completely dissociation और completely association आपको हमेशा यूज करना है। ऑलवेज यूज completely association, completely dissociation इन सॉलिड में, ये आपको याद रखना है। यानी कि डायरेक्ट कंडीशन ये आती है कि आई डायरेक्ट एन के इक्वल होगा या आई डायरेक्ट 1/n के इक्वल होगा, ये डिसोसिएशन में है और ये एसोसिएशन में है। और अब एक कॉन्सेप्ट और हमें ये ध्यान देना होगा इसमें, सुन लीजिए भाई। हाँ अक्षित बोलो। क्या कह रहे, वॉइस नहीं, आवाज नहीं आई आपकी क्लियर, अभी क्लियर वॉइस वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक काम कर लीजिए आप मैसेज लिख दीजिए जो पूछना चाह रहे हो। अक्षित त्यागी मैसेज लिख दीजिए। अब बोलना अक्षित। सर मैं कह रहा आई एम का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ले आप। मेरी बात सुन, ये एम का मतलब है ये कंसंट्रेशन ही है, आई साथ में आता है। देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट आप लिख रहे थे, मान लीजिए आप लिखते हो डेल टी बी, तो आई के बी इंटू एम आता है। एम की जगह तो हमने कैपिटल एम लिख दिया, के कांस्टेंट है उसे छोड़ दिया, तो आई एम की तो प्रोपोर्शनल वो। बोलो। तो पेपर प्रेस क्यों घट रहा हमारा? वेपर प्रेशर इस वजह से घट रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सुनिए जरा, या फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट रहा है, पहले 1 मिनट इधर समझिए, मैं आपको फॉर्मूले से ही समझा दूं क्यों घट रहा है वो।
यहाँ ध्यान दीजिए, देखो यहाँ डिक्रीज होने का क्या रीजन है। देखिए फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई एक्स टू। अगर हम ऐसा कर दें, इस पी नोट को इधर ले आए, पी नोट माइनस पी एस आई एक्स टू पी नोट, पी एस किसके इक्वल आएगा, पी नोट माइनस आई एक्स टू पी नोट, ये आ जाएगा। किसके इक्वल है, पी नोट माइनस आई एक्स टू पी नोट। अब एक बात बताइए, अगर ये आई और ये कंडीशन है, पी नोट प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है जो फिक्स होता है। अब ये देखिए आई और एम का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो पी एस घटेगा या नहीं, बोला। हाँ भाई अक्षित बोलिए। यस सर। पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा घटता है अगर आई और बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट फ्रीजिंग में लगता है, फ्रीजिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर हम समझना चाहें फ्रीजिंग में भी ये घटता है, क्यों घटता है रीजन सुन लीजिए। फ्रीजिंग में है टी नोट एफ टी एफ आई के एफ एम होता है। अगर टी एफ की हम बात करें तो टी नोट एफ माइनस आई के एफ एम होता है। अब खुद सोचिए, बोले अगर आई और एम बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बोलो आ गया ओके समझ में। सर। चलो हाँ भाई नेक्स्ट सुनिए जरा। जी सर। तो मैं बात कर रहा था आपसे, अभी आपको बताया कि ये कैरेक्टर हमेशा इन थियोरटिकल प्रॉब्लम में आई हमेशा आपको कंप्लीट मान के चलना है। डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, डायरेक्ट कंप्लीट मानना है। डिसोसिएशन में एन के इक्वल एन नंबर ऑफ आयंस पर मॉलिक्यूल होते हैं, और एसोसिएशन में 1/n, डाइमर में 1/2, ट्राइमर में 1/3। ये याद रखना। एक चीज याद रखना, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान से सुन लीजिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए I1 होता है, याद रखना। सिर्फ एक ऑर्गेनिक एसिड, फॉर ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड भी कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर। अगर ये वाटर में है तो याद रखना ये डिसोसिएट होता है, RCOH डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, RCO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, I इसका ग्रेटर देन 1 आता है। और अगर ऑर्गेनिक एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, ऑर्गेनिक एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये डाइमर बनाता है, याद रखना। डाइमर का मतलब 2 यूनिट जोड़ेंगी 1 यूनिट बनेगी, 2 से 1 यूनिट बन जाती है। हाँ भाई, फॉर ऑर्गेनिक एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर ऑर्गेनिक एसिड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होता है, ये डाइमर बनाता है, और यहाँ I लेस देन 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये वन टॉप फैक्टर की कंडीशन हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए I1 होता है। ऑर्गेनिक एसिड है, अगर ये वाटर में डिजोल्व है तो मोर देन 1 आएगा, और अगर ये ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन CCl4 इनमें डिजोल्व है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, लेस देन 1 आती है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट कंडीशन कर चुके हूं, तो अब आपको प्रॉब्लम कैसे आ रही है इसकी वो सुन लीजिए। आपको डायरेक्ट इसमें कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, कैसे, जैसे प्रॉब्लम आती है पहली प्रॉब्लम, विच ऑफ द विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, विच ऑफ द विच ऑफ द सॉल्यूशन या विच सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे आएंगे।
विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मान लीजिए 0.1 m ग्लूकोज, सेकेंड 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, तीसरी कंडीशन 0.1 m K2SO4 सॉल्यूशन, और डी 0.1 m 0.1 m K3FeCN का होल 6 सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा है बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, आई और एम के। तो आपको सबसे पहले यहाँ आई और एम देखना है। आप देख सकते हो एम इनका सारों का सेम है, एम सेम है, बस आई देख लो। आई किसका क्या होता है, वैसे ही डायरेक्टली लिखना क्योंकि हमें आंसर लिखना है इसका। तो बस आई देख लीजिए, इसके लिए आई 1 आएगा। क्यों आएगा? ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, इसके लिए आई 1 है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके लिए आई 1 होता है। NaCl जब डिसोसिएट होगा तो ये 2 आयंस देगा, तो इसके लिए I2 है। K2SO4 ये 3 आयंस देगा, ये 4 देगा। आपको बताया था ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने 4 आयंस कैसे दिए? तो 3 आयंस तो ये के हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो 4 है। आपको बताया था ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट एक आयंस देता है और 3 ये, तो टोटल 4 आयन से ध्यान। तो आप बताइए भाई आई के बेस पे एम तो सेम है, जिसका आई ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो सबसे हाई किसका होगा? आंसर आ जाएगा डी, बस 0.1 m K3FeCN का होल 6 ये था। तो बताइए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कंडीशन, सेकेंड प्रॉब्लम, विच सॉल्यूशन है which solution has highest freezing point, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? 0.1 m KNO3 सॉल्यूशन, बी 0.1 m बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सी 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस सॉल्यूशन, डी 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन। आप कैसे बताएंगे किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी हमने? अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कौन सा था बोलो? विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? तो अभी मैंने एक कंडीशन समझाई कि जब भी कभी हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो हम कैसे बताएंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट आई और एम के इनवर्सली है, एम सारों का सेम है, एम सब सॉल्यूशन में सेम है, तो किसके बेस पे बताओगे? आई के बेस पर। आई कैसे देखें? देखिए इसके लिए आई कितना होगा, इसके लिए I2 होगा, KNO3 से एक K मिलेगा, एक NO3 मिलेगा, 2 आयंस मिलेंगे। ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम के एक, क्लोरीन के 2, तो आई इसका 3 है। ये वैसे लिख रहा हूं मैं आंसर समझाने के लिए। थर्ड में 2 Al मिलेंगे, 3 ये, तो आई इसका 5 है। और फोर्थ में यूरिया, यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का I1 होता है, इसका I1 है। और आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? जिसका आई सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, ये ध्यान।
हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, डी का, ये ध्यान देना। आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है इस टाइप की प्रॉब्लम। मैंने कहा है कि अगर वन टू फैक्टर नहीं हटाना चाहिए था, यानी चाहे स्टार्टिंग के टॉपिक हटा देते, सॉलिड इन लिक्विड हटा देते, गैस इन लिक्विड हटा देते, लिक्विड इन लिक्विड हटा देते, या दो ही टॉपिक से काम चल जाता, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड हटा देते तो काफी था। वन टू फैक्टर रहना जरूरी था। ये इस चैप्टर का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और कर लें। विच सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट osmotic pressure, L option 0.05 m, 0.05 m KCl solution, second part है 0.1 m यूरिया solution, थर्ड पार्ट है C 0.025 m AlCl3 solution, और फोर्थ है all have same osmotic pressure। कैसे बताएं? अभी हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये आई और एम पे डिपेंड करेगी। आप देख सकते हो सारों का एम चेंज है, आई भी चेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आई और एम निकालेंगे फॉर केसीएल सॉल्यूशन। आई एम का प्रोडक्ट देखो कितना है, आई इसका 2 है और एम 0.05 है, 0.1 आ गया। फॉर यूरिया आई इंटू एम, आई कितना है 0.1, सॉरी आई है इसका 1 और कंसंट्रेशन 0.1, तो ये 0.1 आ गया। फॉर AlCl3, फॉर AlCl3 आई इंटू एम, आई कितना है भाई, फॉर AlCl3 की अगर हम बात करें, फॉर AlCl3 आई कितना है बोलो, आई है 4 और 0.025, तो ये भी 0.1 आ जाएगा। अब देख के बताइए आपने क्या कंडीशन करी, सारों का आई एम का प्रोडक्ट सेम है, तो क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा डी, ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आंसर है डी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम आपको किस टाइप से पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको समझाई। आप कुछ करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो हमें न्यूमेरिकल करने एनसीईआरटी की, कुछ मेन न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, कुछ आप भी कर सकते हो। अगर आपको लगे अलग से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ भाई मैं, पहले कुछ इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम। कुछ इन टेक्स्ट और फिर कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम करें भाई। हाँ अक्षित त्यागी, सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाए तो पूरे इवेंट के ऊपर ही है, ये भी आ चुके हैं क्या पेपर में? भाई ये अगर वन टू फैक्टर कोर्स से हटा दो, अगर ये कैरेक्टर पूछे जाएंगे तो ये ऐसे ही आएंगे। मतलब वन टू फैक्टर अगर हम हटा भी दें तब भी ये कंडीशन रहेगा। हाँ भाई
ए वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीज। देखो सोलवेंट का तो वेपर प्रेशर घटेगा, क्यों घटेगा, रीजन सुन लीजिए भाई। सोल्यूशन का अलग चीज है, सोल्यूशन तो दोनों का वेपर प्रेशर होता है और सोलवेंट उसी का होता है। एक बात बताइए भाई अर्जुन, अगर हम एक कंटेनर लें, इसमें हमने क्या लिया है, हमने सोलवेंट लिया है, और सोलवेंट कैसा लिया, वोलेटाइल, यानी कि वेपर्स बनाने वाला, इसकी वेपर्स बननी है तो इसका वेपर प्रेशर आ रहा है, ये पता है अर्जुन। अगर हमने वो सोलवेंट वोलेटाइल लिया और उसकी वेपर्स बननी है तो उनका वेपर प्रेशर आता रहे। अब कंडीशन आती है इसमें, अगर हम सोल्यूट मिला दें, सोल्यूट मिला दें, कैसा सोल्यूट मिला दें, वोलेटाइल, तो इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर फिर भी घटेगा। अब जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन सोलवेंट का पहले से कम होगा, सोलवेंट का पहले से कम होगा। क्यों होगा, पहले कंडीशन क्या थी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट क्या था भाई, पी नोट था पहले। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट जो होगा वो क्या होगा, पी नोट इंटू एक्स, उसके मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आपको पता है हमेशा 1 से कम होगा या नहीं, मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा और मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा तो वेपर प्रेशर कम आएगा, चाहे वोलेटाइल मिलाइए या नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट हमेशा घटेगा, ये चीज ध्यान रखना। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, अर्जुन गर्ग। हाँ भाई अर्जुन, बोलो अर्जुन गर्ग। यस सर आ गया। हाँ सर आ भाई गया। ये पी x1 हमेशा x1 से कम होगा तो ये हमेशा पी नोट से कम आएगा। सुनिए भाई जरा, कुछ प्रॉब्लम एनसीईआरटी की हम दोबारा से कर रहे हैं, जरा ध्यान से कीजिए। देखिए पहले मैं कुछ इन टेक्स्ट प्रॉब्लम फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम इन्हें डिस्कस करूंगा। कल मैंने ग्रुप में सेंड भी करी थी कि कम से कम इन प्रॉब्लम को कर लेना, प्रॉब्लम काफी थी वे। उसके बाद क्योंकि अभी 2 दिन हम प्रॉब्लम ही करेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे, तो देखिए इन टेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम जो कल पीडीएफ आपको भेजी थी, इसमें इन टेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम नंबर है 1.3 इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी 3। क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 1.3 में कहता है आपसे सॉल्यूशन की मोलारिटी बताइए। 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, मोलारिटी के लिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करें तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सारी वैल्यू दे रखी है, मास ग्राम में सब कुछ दे रखा है। देखो क्या कहा पहले में, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, तो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में, 30 ग्राम सोल्यूट 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। फिर आगे कहता है मोलारिटी बताओ, तो हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास आता है एटॉमिक मास के सम से, और इसका मोलिकुलर मास है 291 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर दीजिए, सोल्व हो जाएगा। मोलारिटी मास है 30 अपॉन मोलर मास 291 VS 4.3, सोल्व कर लेंगे, आंसर आता है इसका 0.024। ये इसका आंसर आता है। नेक्स्ट कंडीशन बी पार्ट, मुझे मेनली बी कराना था उस वजह से। बी में क्या कहता है, 30 ml ऑफ, हाँ बी में क्या कहा, 30 ml ऑफ
0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml. इस 30 ml H2SO4 को हम डाइल्यूट करते हैं तो यहाँ डाइल्यूशन इक्वेशन लगेगी फ्रॉम डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है? M1 V1 M2 V2 बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। हाँ भाई, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इक्वेशन में बिफोर डाइल्यूशन उसके मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट और आफ्टर डाइल्यूशन उसके मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं उसके बेस पर, या मिली मोल्स भी कह सकते हैं। तो शुरू में मोलारिटी कितनी थी इसकी? 0.5 और वॉल्यूम था 30 ml। अब हमने इसे डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करके वॉल्यूम कर दिया 500 ml, मोलारिटी पूछी है, वॉल्यूम 500 ml हो गया। देखो इस न्यूमेरिकल में अगर दोनों ml हो तो ml ले लो, दोनों लीटर हो तो लीटर यूज कर लीजिए। M2 कितना आएगा? 15/500 0.03 मोल पर लीटर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 इन टेक्स्ट की अच्छी प्रॉब्लम है, काफी पूछी जाती है। इस सेकंड पार्ट को नोट करना चाहो तो कर लेना। कर चुके भाई? आप समझिए जरा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 1.4, काफी मेन है, सही तरीके से समझना इसमें हमें क्या करना। प्रॉब्लम नंबर 1.4 इन टेक्स्ट प्रॉब्लम ही चलनी है, क्या है जरा ध्यान देना इसमें। प्रॉब्लम नंबर 1.4 में कहा कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। हमारे पास यूरिया का ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको लिखा है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है हमारे पास। हमसे कहा मास ऑफ यूरिया बताइए 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए। देखो एक बात सुनिए, कभी भी अगर दो टर्म्स आपको दे रखी हो तो उन दोनों को कॉमन करना होता है। अब कॉमन कैसे करें? पहले हम इससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। इसको अगर हम मीनिंग से करें तो ज्यादा बेस्ट रहता है। इसका मतलब क्या है भाई? अगर मीनिंग से करते, मैंने एक बताया था मोलालिटी का मतलब है जितनी भी मोलालिटी दी है इतने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोलवेंट में। अब इसकी मोलालिटी कितनी है? 0.25। इसका मतलब 0.25 मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोलवेंट में। इट मीन्स इसका मतलब होगा N2 0.5 मोल्स और 0.25 मोल्स और मास ऑफ सोलवेंट 1 kg। इसका मतलब ये। अब यहां से मास ऑफ सोल्यूशन निकालें, N2 से W2 निकलेगा। कैसे? N2 इंटू M2। हाँ, N2 कितना है? 0.25। M2 कितना है? मोलर मास यूरिया का 60 होता है तो 15 ग्राम आ जाएगा। 15 ग्राम आ जाएगा। यूरिया का मोलर मास इतना होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, तो ये टोटल आ गया मास ऑफ सोल्यूशन 1015 ग्राम आ जाता है। अब आप यहां से सोल्व करोगे कैसे? सुनिए जरा। अब आपको लिखना है, देखिए इतने ग्राम सॉल्यूशन में, चाहे केजी में ले लो, इतने ग्राम सॉल्यूशन में
कितने ग्राम सोल्यूट है? 15 ग्राम। तो 2.5 में कितना होगा उसके अकॉर्डिंग है, हम यूनिटी मेथड लगाएंगे। क्या लिखेंगे? बिकॉज 1015 ग्राम ऑफ solution contains 15 ग्राम ऑफ यूरिया, इसमें तो 15 है, therefore 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 kg पूछा है, कंटेन्स इसमें कितना होगा? अब कंटेन्स 15 इंटू 2500 अपॉन 1015, कितनी वैल्यू आएगी? 15 इंटू 2500 अपॉन 1015, कितनी वैल्यू आएगी? तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। थर्टी 36.94 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छी प्रॉब्लम में ये काफ़ी हम गलती करते हैं, इसमें सही तरीके से हमें पता हो। पहले हमने मोलालिटी के मीनिंग से इसे सोल्व किया। मोलालिटी का मतलब था इतने मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, इतने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोलवेंट में। तो W2 कितना है वो आपको बता दिया। N2 इंटू M2 15 ग्राम, WS कितना है वो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें प्रॉब्लम करनी है वो सुनिए जरा। प्रॉब्लम नंबर 6, हैंडी लॉ। प्रॉब्लम नंबर 6 1.6 एग्जाम्पल 6 है, ओ सॉरी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। देखो इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में इसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो, लेकिन करके जरूर देखना भाई। 1.6 ये हैंडी लॉ से रिलेटेड है। क्या कहा जरा ध्यान से सुनिए। 1.6 में H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, कैलकुलेट हैंडी लॉ कांस्टेंट। सोलिबिलिटी इतनी हो तो वो कितना होगा? एक बात बताइए, मैंने आपसे बताया था फ्रॉम हैंडीज लॉ, आपको बताया था हैंडी लॉ का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। अब क्योंकि हैंडी लॉ का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है तो आपको क्या ध्यान रखना है? हैंडी लॉ का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि अगर आपको कभी हैंडी कांस्टेंट बताना हो तो सिर्फ P2 इज इक्वल टू KH इंटू X2 से करना। KH आपको बताना है, आपको P2 चाहिए। उसने कहा एट STP। एट STP का मतलब होता है कि प्रेशर कितना है भाई एट STP। P2 लेते हैं 1 बार, तो यहाँ तो 1 बार आ जाएगा। अब आपको KH निकालना है, X2 आपको चाहिए। अब X2 कैसे निकालेंगे? देखो X2 होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमें N1 और N2 की वैल्यू चाहिए। N1 N2 कहाँ से निकालें? अगर N2 N1 की हम बात करें तो N2 N1 निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है जो मोलालिटी दी है 195 m, 0.195 0.195 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S ये दे रखा है। इसका मीनिंग लिखें तो इतनी मोलालिटी, इतने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोलवेंट में, इतने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोलवेंट में, ये आपको याद रखना। N2 है 0.195 मोल्स 1 किलोग्राम सोलवेंट में, N2 आ गया। सिर्फ W1 चाहिए 0.195 अपॉन 0.195
आपको N1 चाहिए, N1 होगा W1 अपॉन M1। W1 है 1000 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, 55.55 मोल्स आ जाएंगे ये। तो यहाँ N1 की जगह 55.55 पुट कर सकते हैं और इससे अब आप X2 निकाल लोगे। X2 की वैल्यू आ रही है 0.0035, ये X2 की वैल्यू है 0.0035 X2 की वैल्यू है। अब X2 यहाँ पुट कर देंगे 0.0035, इससे KH आ जाएगा। KH की वैल्यू कितनी है ना भाई? ये गलती कर रखी है इसमें, देखो STP पर प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है, इन्होंने 1 ATM लिया है। आप ATM में कर लो, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आंसर मैच कराना है, क्योंकि बार और ATM अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। 1 ATM इन्होंने गलत कर रखा है, तो 1 ATM में भी ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0.0035, इतने ATM आ जाएगा। ATM में भी कर सकते हो। वैसे सही वैल्यू 1 बार होती है STP पर, NTP पर 1 ATM होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, कल मैं NCERT एक्सरसाइज कराऊंगा। मैंने कहा है 2 दिन और अभी हमें प्रॉब्लम ही करनी